लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात बहुत ही पाक और बहुत बड़ी है, जिसने बेशुमार नेमतों और इनामात से हम तमाम को नवाजा। कुरान मजीद की ये तमाम आयात सूरह रहमान की इन्हीं अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों की तरफ इशारा करती हैं। और अल्लाह ताला हर नेमत को गिनाने के बाद ये कहता है कि ऐ इंसान और जिन्नात, तुम खुदा की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। लेकिन अल्लाह ताला के जितने हम शुक्रगुजार हों, जितनी उसकी किबरियाई व बड़ाई बयान करें, वो तमाम इस तरह हमारे इस अहम प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं तीन बड़े ही अहम मेहमान, जिसमें GM मोमिन वीमेंस कॉलेज की प्रिंसिपल मोहतरमा डॉक्टर तबस्सुम शेख साहिबा हैं। मैं उनका अपने इदारे में इस्तकबाल करता हूँ और सरबराह इदारा जनाब मोहतरम शब्बीर फारूकी साहब से गुजारिश करता हूँ कि मैडम की खिदमत में तोहफे पेश करें। हमारे आज के एक और मेहमान जनाब डॉक्टर उमर फारूक साहब हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैथ के। मैं उनका भी अपने आज के इस प्रोग्राम में और अपने इदारे में पुरजोर इस्तकबाल करता हूँ और एक बार फिर हमारे एक और मेहमान मुकर्ररा यहाँ पे मौजूद हैं। मेरी मुराद डॉक्टर सविता मैडम से है। मैं उनका भी आज के इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। एक बार फिर शब्बीर सर से गुजारिश करता हूँ। अजीज तलबा, जैसा कि हम जानते हैं कि हरकत जिंदगी की अलामत है और जमूद मौत है। जिस तरह से ठहरा हुआ पानी बदबूदार हो जाता है और किसी काम के लायक नहीं रहता, उसी तरह से जिंदगी में ठहराव की जिंदगी के तमाम खुसूसियात को खत्म कर देते हैं।
यही हाल तकरीबन हमारे निज़ाम तालीम का भी है। हमारा जो निज़ाम और निज़ाम तालीम और निज़ाम तालीम है, इसमें भी अगर वक्त की ज़रूरतों का लिहाज न रखते हुए तब्दीलियाँ न की जाए और इसको मॉडिफाई और अपडेट और अपग्रेड न किया जाए तो ये भी पुराना होते होते फरसुदा हो जाएगा। यही कुछ हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई कौमी तालीमी पॉलिसी जो है वो हमें बताती है और नए तरीकों की तरफ हमें आमदन करने की रहनुमाई फराहम करती है। इसको किसी को भेजो ना। आइए आज के प्रोग्राम का तारुफ और तमहीदी कलिमात के लिए मैं स्कूल के हेडमास्टर साहब को मोहतरम आली जनाब शब्बीर फारूकी साहब को आवाज़ देता हूँ और आज के प्रोग्राम की गज़-ओ-क़ैद पर रोशनी डालें। मैं तलबा के और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान के दरमियान बहुत ज़्यादा वक्त यहाँ पर नहीं लूँगा। सबसे पहले मैं इस्तक़बाल करता हूँ, वेलकम कहता हूँ हमारे इन तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान को, जिसमें शामिल हैं हमारे शहर भिवंडी के मारूफ तालीमी इदारे गुलाम मोहम्मद मोमिन विमेंस कॉलेज की प्रिंसिपल हमारी बड़ी बहन प्रोफेसर डॉक्टर तबस्सुम शेख साहिबा, उनके साथ में प्रोफेसर मैडम और प्रोफेसर उमर फारूक सर, इनका भी मैं इस्तक़बाल करता हूँ। जैसा कि ज़फ़र आलम सर ने तारुफ में बताया है कि आज का ये जो सेशन है बच्चों के लिए इसलिए रखा गया है इन प्रोफेसर्स के ज़रिए और इन काबिल शख्सियात के ज़रिए कि वो आपको स्कूल कनेक्ट नाम का एक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, उसके ताल्लुक से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जोड़कर कुछ चीज़ें समझाएं और बताएं। नई तालीमी पॉलिसी, अभी ज़्यादातर तलबा शायद ये सोच रहे कि पुरानी तालीम क्या थी ये नहीं हमको पता है, तो ज़्यादातर का तो यही मामला है। सबसे पहले तो हमको देखें, आपके वालिदैन ने आपको पढ़ने के लिए यहाँ पर भेजा है, स्कूल मुकम्मल करें आप स्कूली तालीम, और वो तालीम है पहली जमात से लेकर चौथी, यहाँ पर 5वीं से लेकर 10वीं। अब इसके आगे फिर नए रास्ते खुलेंगे जब आप यहाँ पर 10वीं जमात का इम्तिहान कामयाब कर लेंगे। तो इसके लिए अपनी सी कोशिशें करता है, लेकिन एक निज़ाम में बंद कर करता है। एक मशीन होती है लूम, आपने देखा है सबने, जो कि हमारे शहर का बहुत अहम ये रोजगार है, अहम पेशा है, पावर लूम। देखा है ना आपने? पावर लूम में जो मशीन होती है वो बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़े चाक जो होते हैं उसमें, तो जैसा खींचते हैं वैसा छोटा चाक या छोटा चक्कर जो है चलता रहता है। वो अपनी मर्जी से कुछ नया ही हरकत कर सकता है क्या? देखा है आपने कभी ऐसा कि एक जो चाक बड़ा बड़ा घूम रहा है तो छोटा जो है अपनी मर्जी से दूसरी तरफ चला जाएगा, अपनी हरकत करने लगे, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता है कि एक बड़ा सिस्टम होता है, जो मेन सिस्टम होता है मोटर के जरिए जो चाक कनेक्ट होता है, वो कनेक्टिविटी जो है जिस सिम में उसको लेकर जाएगी वैसे चलता है। यही गवर्नमेंट का निज़ाम होता है। एक तालीम का एक शोबा है जो काम करता है, वो एक सिस्टम बनाकर देता है कि उसके मुताबिक आप चले। तो स्कूलें जो पढ़ाती है, ये जो दरमियान में पीछे तलबा बैठे हैं, जरा उनको आखिर वालों को देखो, वरना मैं बाद में देखूंगा इनको सब। ये देखना पड़ेगा आपको थोड़ा, जो सर बताएंगे ना वो हिसाब से। तो ये जो सिस्टम काम कर रहा है, इस सिस्टम को एक पूरे प्लानिंग के साथ भी चलाया जाता है और शोबे तालीम की निगरानी, उसके वज़ा किए हुए उसूल, उसके बनाए गए कवानीन के तहत ये काम करता है। तो अब इसमें तब्दीलियाँ एक वक्फे से होती है कि नई तालीमी पॉलिसी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है, मुतारिफ करवाई है, और ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी अब यहाँ से मुतारिफ होने जा रही है। बड़ा सिस्टम अभी तक पेचीदा है, अभी तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिस्टम भी बदल रहा है। यानी आप देखें, प्राइमरी एजुकेशन का सिस्टम बदल रहा है, हाई स्कूल का सिस्टम बदल रहा है। अभी तक आपको 10वीं के बाद से यहाँ से छोड़ दिया जाता था, जबकि अब एक 4 साल का एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है प्रोग्राम, वो है 8वीं के बाद आप 9वीं में जैसे जाएंगे तो 4 साल की तालीम पूरी करनी है, यानी 12वीं क्लास तक। तो ये बहुत पेचीदा सिस्टम है। अभी तक इसका पूरा तरीका
इसलिए किसी को यानी सिर्फ कागजात पर क्लियर हो रहा है, असल में क्लियर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे नहीं है। मैं अपनी बात करूँ अपने इदारे की, तो यहाँ पर 5वीं से 10वीं क्लास का सिस्टम, यहाँ पर हाई स्कूल के बाद में जूनियर कॉलेज अटैच नहीं है। आप रईस जूनियर कॉलेज में या KES में या किसी दूसरे इसमें जोड़ लें तो वहाँ पर जूनियर कॉलेज अटैच है, लेकिन यहाँ पर वो है नहीं। तो अभी ये कैसे होगा, क्या होगा मुस्तकबिल में, बहुत सारी चीजें अभी तक सिस्टम हमको जैसा आगे बताएगा या समझाएगा हम उसके मुताबिक करेंगे। लेकिन कुछ चीजें आपको बहैसियत तालिब इल्म मालूम होना चाहिए और आपको टच में रहना चाहिए। मैं उसके साथ साथ ये मौका है कि आपको ये बताऊं कि पूरा सिस्टम ऑनलाइन होते गया है इतने बच्चों में। मैं पिछले 15 बरस से इस इदारे में हेडमास्टर की हैसियत से काम कर रहा हूँ और ये 15 बरस पहले ही बराबर ऑनलाइन का पूरा सिस्टम आया था और आज ये पूरा सिस्टम एस्टेब्लिश हो चुका है, अपने आप को पूरा कायम कर चुका है। इसलिए आपको सबसे ज्यादा जो चीज मालूमात होना चाहिए कि बहैसियत तालिब इल्म आप कहाँ हैं। आपका अगर अपार आईडी के ताल्लुक से आपको टीचर बोलता है तो वो अपार आईडी है क्या, क्यों बनाने के लिए कहा जा रहा है? क्योंकि वो स्टूडेंट की एक आइडेंटिफिकेशन है। बहैसियत तालिब इल्म आप जहाँ जहाँ पहुंचेंगे तो आपका एक नंबर पीछा करता रहेगा और आपको शनाख्त करता रहेगा, आपकी को ढूंढ कर बाहर निकालता रहेगा। वो है अपार आईडी। चाहे आप पहली क्लास से लेकर तो जहां तक पढ़ना चाहें, बहैसियत तालिब इल्म जहाँ जहाँ एनरोलमेंट आपका होगा तो अपार आईडी आपकी शनाख्त बन जाएगा। तो अब ये चीजें गवर्नमेंट सब ला रही है। मेरा ऐसा ख्याल है कि ये जितना देखे तब्दीली जिंदगी का लाजमी जूज होता है। वो बोलते हैं जिसमें ना हो इनकलाब मौत है वो जिंदगी। अभी सर ने बड़ी अच्छी मिसाल वो पानी की दी है कि अगर पानी जम जाए तो उसमें बदबू उठने लगती है और पानी गलीज हो जाता है। तो इसलिए उसको बहता पानी जो है वो इसलिए ज्यादा कदर की निगाह से देखा जाता है। तो आपको भी क्या करना चाहिए, नए हालात के मुताबिक जो तब्दीलियां आ रही है उसके मुताबिक कुछ सीखना चाहिए। ये असातिज़ा की भी जिम्मेदारी है कि असातिज़ा भी वो चीजें सिखाएं, उन चीजों के बारे में मालूमात दें और जितना कुछ हो सकता है बेहतर करने के लिए अपने तलबा के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए, उनको अपडेट करने के लिए वो करते रहे। देखिए मैं फिर से आपको कहता हूँ कि ये काम ये जो आज यहाँ पर है, बहुत सारी बातें आपको समझ में आएगी बहुत आसानी से। कुछ चीजें आपको मुश्किल लगेगी और कुछ चीजें जो है वो मुश्किल लगते हुए बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि उससे डिस्कनेक्ट हो जाए। खुसूसन वो पीछे बैठे हुए तलबा आसिफ सर उनको खासतौर से देखें, ये अटेंडेंस ले लेंगे हम सब, इनको रोकेंगे छुट्टी के पहले नहीं सकेंगे, वैसे अटेंडेंस बाद में लेंगे। लेकिन इनका डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो तीनों मुकर्रिरीन आए हैं उन्होंने अपना वक्त स्पेयर किया है। देखिए कॉलेज की मैडम है, प्रोफेसर साहिबा है, दोनों ये साहिबान है यहाँ पर दोनों, इन्होंने अपना वो सब इतना अहम जो प्रिंसिपल मैडम ने वक्त दिया है। तो आपको समझना चाहिए कि उनके उस वक्त की कदर करें और कुछ सीखें ताकि आपका वो मकसद हल हो यहाँ पर उनके आने का और आपको कुछ मालूमात मिले। साथ ही साथ मुस्तकबिल में जब आप 10वीं क्लास में आगे यहाँ पे 9वीं के तलबा बैठे हैं तो 10वीं में जाने वाले हैं तो उनको ये लगे कि नहीं यार मैंने कुछ ज्यादा नया सीखा है, मेरा एतमाद भी बहाल हुआ है। और दूसरे सबसे अहम चीज मोटिवेशन जिंदगी में आगे बढ़ने का वो बहुत जरूरी है। ये सब प्रोग्रामों से एक नया हौसला ये भी मिलता है कि हम आगे बढ़ने का हमको हौसला मिलता है, तरजीह और तहरीक मिलती है कि हम जिंदगी में आगे बढ़े तो कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि देखिए कामयाबी के बगैर कुछ नहीं, अगर आप कहीं पर रुक जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि जिंदगी वहीं पर आपकी रुकी रहेगी। मुस्तकबिल आपका आपके हाथ में, मेहनत करें, नई चीजें सीखें, अच्छी चीजें सीखें, अपना वक्त सीखने में बिताएं। जिसने इल्म हासिल किया वो उसने तरक्की किया, जिसने इल्म को की कदर नहीं की वो कहीं पर हमको बेयार मददगार पड़ा हुआ दिखाई दिया, परेशान हाल दिखाई दिया कई साल बाद। तो इसलिए ये हमारे तजर्बे हैं जो गलत नहीं होते हैं। असातिज़ा कभी आपको गलत चीजें नहीं सिखाते हैं और अपने तजर्बात की बातें आपको बताते हैं। इसलिए अभी आप जो भी चीजें यहाँ से मैडम के जरिए सिखाई जाए वो आप बहुत ध्यान से सुने भी और सीखे भी। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये सेशन कारआमद साबित होगा। इसकी लिंक हमको जोड़ना आगे मुस्तकबिल में। यहाँ मैं खासतौर से जो टीचर्स हैं, एक जफर आलम सर और आसिफ जामई सर, कि इनको कंटिन्यूअस बड़ी क्लासेस को कनेक्टिविटी रखें न्यू एजुकेशन पॉलिसी से।
और हम टीचर्स के लिए ऐसे और सेशन यहाँ पर इंशाअल्लाह लेना चाहेंगे मुस्तकबिल में। मैं इसकी उम्मीद रखता हूँ कि हमको ये गाइडेंस हमारे प्रोफेसर्स के जरिए कॉलेज के, ये मोमिन कॉलेज के प्रोफेसर्स के जरिए मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह मिलेगा, ताकि हमारे टीचर्स अपडेट हों और अच्छी मालूमात के साथ पूरे एतमाद के साथ लैस होकर मुस्तकबिल के जो चैलेंजेस आ रहे हैं तब्दीलियों के साथ उनका सामना भी कर सकें और अपने बच्चों को नई तालीमी पॉलिसी से के मुताबिक जो है आरास्ता कर सकें। मैं नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। एक मरतबा फिर आपका इस हमारे स्कूल में आमद का शुक्रिया, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका, और आप लोगों ने वक्त दिया उसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ वह कम वक्त में हमारे दोनों साथियों ने, तीनों साथियों ने ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो भी यहाँ पर कोशिशें की है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे हेडमास्टर आले जनाब शब्बीर फारूकी साहब आज के इस अहम प्रोग्राम के लफ्ज़-ओ-ग़ायब पे रोशनी डाल रहे थे। मैं आज की एक अहम मेहमान मुकर्ररा और GM मोमिन विमेंस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर तबस्सुम मैडम को बिला किसी तंगीद आवाज़ देता हूँ कि तशरीफ़ लें और अपने सरी ख्यालात और खिताबात से हम तमाम को नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं फिर से एक बार रफ़ीउद्दीन स्कूल में आई हूँ यहाँ पर। परसों ही हम लोग आए थे यहाँ लड़कियों के सेक्शन में और हम लोगों ने काफ़ी कुछ उनको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया। मुझे अभी खुशी हो रही कि मैं तुम लोगों के सामने हूँ और मुझे खुद ये मौका मिल रहा है कि मैं बच्चों के साथ इंटरैक्ट कर सकूँ। पहले तो मुझे शब्बीर फारूकी सर जो आपके हेड मास्टर सर है, प्रिंसिपल सर है, मुझे उनका बहुत शुक्रिया अदा करना है कि वो इतने साल यहाँ रफ़ीउद्दीन में एज हेड मास्टर निकाले हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है कि एक प्रिंसिपल जो बहुत स्टेबिलिटी जो है ठहराव के साथ एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं और एजुकेशन को आगे बढ़ाते हैं। और हम लोग को सब मालूम ये है कि रफ़ीउद्दीन जो है ऐसे सेक्शन में है, ऐसे एरिया में है जहाँ पर हम हमारे जो कौम के बहुत जो डिसएडवांटेजेस सेक्शन है वो बच्चे वहाँ पर आते हैं, इकोनॉमिकली बहुत डाउन है ऐसे बच्चे आते हैं। और बच्चों तुमको पूरा मौका देना है कि हमको अगर तालीम मिल रही है, अगर कोंकण मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी ने रफ़ीउद्दीन स्कूल यहाँ पर डाला है, ऐसे इलाके में रखा है, ऐसे इलाके में इस्टेब्लिश किया है, तो उनका मकसद क्या होगा कि तालीम कैसे पहुँचाई जाए। और मैं फिर से शब्बीर सर के आपने इतने साल निकाले यहाँ पर एज हेड मास्टर ऑफ रफ़ीउद्दीन फ़कीह स्कूल, स्कूल ऑल्सो एंड नाउ प्रिंसिपल, बतौर प्रिंसिपल आप रहे हैं और आपने देखे बहुत करीब से बच्चों को देखे हैं, बहुत करीब से उनके बैकग्राउंड को जाना है, बहुत करीब से आपने उनको कोशिश करे कि उनका डेवलपमेंट सही तरीके से हो। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने बहुत अच्छी खिदमत की है कौम की। दूसरा ये है कि अभी जो हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताने जाने वाले हैं, तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप लोगों ने सुने होंगे, शायद सुने हो आप लोगों ने, ये NEP 2020, ये नहीं सुने हो? नहीं सुने। अच्छा, तो गवर्नमेंट है, हर गवर्नमेंट जब नहीं आती है तो वो कुछ अपने साथ तब्दीली लेकर आती है कि कुछ तब्दीली हम लेकर आए। तो एजुकेशन सिस्टम में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जो बहुत साल पहले थी। पहले मालूम है 10th स्टैंडर्ड जो होता था, 10वीं जब पास करते थे वो इतने साल होते थे, 8, 9, 10, 11 के बाद उनको SSC का सर्टिफिकेट मिलता था। जब वो 11वीं कर लेते थे तब SSC का सर्टिफिकेट मिलता था। ये बहुत साल पहले की बात है, ऑलमोस्ट मैं बोलूँगी 20 साल हो गए होंगे। तब ये पॉलिसी थी कि 11वीं के बाद आपको SSC का सर्टिफिकेट मिलता था कि आपने मैट्रिकुलेशन पास कर लिया। अब फिर से दोबारा वो चीज़ लौट कर आ रही है हमारे पास।
ओके, अभी इससे एक फीचर है कि हम इतने 4 साल जो है 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं करके फिर हमको एसएससी का सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद जो है अब वो जैसे सर ने कहा जूनियर कॉलेज का क्या हश्र होता है क्या नहीं होता है वो अलग बात है। आपका जो फिर जो कॉलेज के जितने साल हो गए वो भी 4 साल हो गए और उसके बाद आपका जो पीजी होगा वो 1 साल का होगा। अब मेन फीचर जो आप लोगों को हमको बताना है कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है तो भी क्या है। ओके, इसमें ये है कि आप लोग जब अभी से तय करते हो कि कितने लोगों ने तय किया कि मैं साइंस लेने वाला हूँ या आर्ट्स लेने वाला हूँ या कॉमर्स लेने वाला, आप लोग तय करे हो अभी से? वेरी गुड। ओके, तो आपने तय कर लिया कि हमको आर्ट्स लेना है या हमको साइंस लेना है या हमको कॉमर्स लेना है ना, ये तय करे हो आप लोग। हाँ, हम लोग डिस्कशन करेंगे बाद में, बिल्कुल मैं तुमसे बात करूंगी, तुमसे सवाल भी पूछूंगी, अभी सिर्फ गौर से सुन लीजिए आप लोग हम क्या बोलना है। अब ये होता है कि आपने साइंस ले लिए, क्यों लिए? क्योंकि शायद आपका भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, आपके घर वालों ने भी बोला है कि भाई साइंस लो, साइंस वालों की ही तरक्की होती है, आर्ट्स वालों की कोई तरक्की नहीं होती है, बोलते हैं ना ऐसा, आर्ट्स लेके क्या करोगे आप। फिर कॉमर्स का भी होता है कि हाँ कॉमर्स है, बॉयज लोग के लिए कॉमर्स बहुत अच्छी चीज होती है, उसमें अकाउंट्स है, उसमें मैनेजमेंट है, वो हम सब सीख सकते हैं बॉयज लोगों के लिए, लड़कों के लिए। तो ये सब चीजें होती है, पर होता है कहीं ना कहीं आपका रुझान किसी और चीज की तरफ भी होता है। हो सकता है कि आपकी जो तकनीकी या क्रिएटिविटी पार्ट है आपका जो है वो आर्ट्स की तरफ हो, आपको लिटरेचर बहुत पसंद है, आपको गजल या आपको कोई कहानियां नॉवेल पढ़ना बहुत पसंद है, आपको फोटोग्राफी बहुत पसंद है। आपने ये पिक्चर देखी 3 इडियट्स, क्या होता है उसके अंदर? बच्चा चाहता कुछ और है और पढ़ता कुछ और है, है ना वो बात, है ना? वो चाहता है कि वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बने, नहीं मालूम है आपको कहानी कि वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बने, पर उनके फादर चाहते हैं कि वो साइंस ले, वो इंजीनियर ले, वो इंजीनियर ही बने, है ना? तो बच्चे पे कितना प्रेशर होता है कि मुझे मेरे घर वालों को खुश करना है, सही है कि नहीं है? तो घर वालों को खुश करना है, मुझे साइंस लेना है, मुझे इंजीनियरिंग करना है, तो वो घर वालों को खुश करने में कहीं ना कहीं अपने इसके जो अपने अरमान है, जो उसको बनना है, जो उसकी क्रिएटिविटी है, जो उसकी तकनीकी जो शख्सियत है, वो अपने आप को दबा देता है और घर वालों को खुश करता है कि नहीं तुमने साइंस का सोचे थे अब्बा तो मैं साइंस ही लूंगा, ठीक है। पर उसके जो अरमान थे कि मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनूं या मुझे कहीं जाके कुछ और मेरी क्रिएटिविटी काम में आए, मैं वैसा कुछ कभी नहीं हुआ, उसके अरमान नहीं, सही है कि नहीं? तो यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, आपने साइंस भी अगर ले लिए है तो कहीं ना कहीं आप एक सब्जेक्ट आर्ट्स का भी ले सकते हो या एक सब्जेक्ट कॉमर्स का भी ले सकते हो जो आपको पसंद है। समझ में आई है बात? आप सिर्फ साइंस तक महदूद नहीं रहते हो, आप साइंस तक लिमिटेड नहीं हो। आपको लगता है कि मुझे आर्ट्स में लिटरेचर पढ़ना है, मुझे गालिब को भी पढ़ना है, ओके, या मुझे शेक्सपियर को भी समझना है कि शेक्सपियर की क्या ड्रामास होते थे, या आपको मंत्रो जो है उनको पढ़ना है, उनकी ड्रामास कैसे, उनकी नॉवेल्स कैसे होते थे उनको भी पढ़ना है। तो आप यहाँ साइंस के साथ साथ एक सब्जेक्ट आर्ट्स का भी ले सकते हो या कॉमर्स का भी ले सकते हो, ओके। तो ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसको कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी, ओके, उसे कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी के साइंस के साथ साथ आप आर्ट्स भी पढ़ रहे हो, आप कॉमर्स भी पढ़ रहे हो, पर आपका मेन सब्जेक्ट साइंस ही होगा। पर बीच रास्ते में आपको लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने केमिस्ट्री लिया सब्जेक्ट, पर मुझे केमिस्ट्री में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे क्या करना है केमिकल्स 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 पढ़ के, ओके। तो मुझे कहीं ना कहीं जूलॉजी में इंटरेस्ट है, तो आपका मेजर सब्जेक्ट आपने केमिस्ट्री लिया है, पर आपके साथ और 2-3 सब्जेक्ट साथ में लिए हैं आपने। एक है आपका जूलॉजी है, आपने बॉटनी भी लिए हो, फिर आपका मेजर केमिस्ट्री है, बट रास्ते में कहीं एक साल के
लगा कि नहीं, मेरा कोई रुझान नहीं है केमिस्ट्री की तरफ, मुझे बदलना है। ओके, तो आपको पूरा मौका मिलता है कि आप सब्जेक्ट बदल सकते हो। ये पहले नहीं होता था। अगर आपने केमिस्ट्री ले ली हो फर्स्ट ईयर ऑफ योर कॉलेज, फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉलेज, आपने कोई सब्जेक्ट तय कर लिए हो, आपको आखिरी तक वो सब्जेक्ट को लेके चलना पड़ता था। पर अभी आप बीच रास्ते में ट्रेन में से उतर के दूसरा सब्जेक्ट भी ले सकते, दूसरी ट्रेन भी पकड़ सकते हैं, ऐसा है। ठीक है, तो दिस इज द मेन फेस ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी कि जहां पर आप अपने कोई डिसीजन को आप रिवर्ट कर सकते हो कि ये डिसीजन हमने दिए थे पर हमको इस डिसीजन के साथ नहीं जाना है, हमको अब ये चीज में लगा कि ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये जो डिपार्टमेंट है ये हमको ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, शायद केमिस्ट्री के टीचर्स इतना अच्छा नहीं पढ़ाते, हमको ऐसा लग रहा है। तो ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको लगता है कि मैं केमिस्ट्री को ले लिया या मैंने बॉटनी लिया, मैंने ज़ूलॉजी लिया, पर मुझे आर्ट्स का एक सब्जेक्ट चाहिए जो हो सकता है आपको म्यूजिक की तरफ या ड्रामा की तरफ आपका रुझान है। ओके, तो आप वो ड्रामा से भी आप क्या ले सकते हो, डिग्री ले सकते हो। ये ध्यान में रखो, आपने आपका ग्रेजुएशन जो है ड्रामा से करके आपने अपनी डिग्री हासिल की है। म्यूजिक भी है, ड्रामा भी है, और भी कितने सारे क्रिएटिविटी ऐसे वाले कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज। हमने कहा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, उससे भी वो सिर्फ आपकी हॉबी बन के नहीं रहेगी, ये आपका सिर्फ वो ये है कि हमारी वो एक दिलचस्पी है, वो नहीं, उसमें आपको डिग्री भी मिल सकती है और आप उसमें अपना करियर भी बना सकते हो। तो ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और उसमें आप जरूरी नहीं है कि जो चीज तय कर लिए हो आखिरी तक नहीं आप लेके जाओगे, आप मल्टी डिसिप्लिनरी, आप वॉइस लोगे तो अकाउंट्स है, मैनेजमेंट है, साइंस के साथ साथ आप मैनेजमेंट की भी पढ़ाई कर सकते हो, साइंस के साथ साथ आप आर्ट्स का भी एक सब्जेक्ट ले सकते हो। ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और बिल्कुल मुझे ये है कि ये आपको काफी फ्लेक्सिबिलिटी देगा, ये आपको काफी एक ये होता है, अक्सर होता है हमारे घर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, पैसे नहीं है फीस भरने के हमारे पास, और हम ड्रॉप ले लेते हैं, है ना, ड्रॉप भी ले लेते हैं कि हमको आगे पता नहीं फीस भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। तो ये जो कोर्सेज आप चूज करोगे, इंजीनियरिंग है या डॉक्टरी है या कुछ और है, बहुत सारे कोर्सेज है, द वर्ल्ड इज विद यू। बट कोई ऐसा वक्त आ गया घर में किसी की बीमारी हो गई है, वालिद का इंतकाल हो गया है या बीमार हो गए हैं और तुमको ड्रॉप लेना ही पड़ता है, उसके बाद भी ये आपका जो एक साल आपने कंप्लीट करे हो वो साल आप फिर से कंटिन्यू कर सकते हो, या आपने एग्जाम नहीं दिए हो, ओके, आपने पूरा साल अटेंड करे, घर में कोई ट्रेजेडी आ गई, घर में कोई तकलीफ आ गई, पर वहां से आपने ड्रॉप ले लिया, वो ड्रॉप वेस्ट में नहीं जाएगा आपका, वो जो पढ़ाई आपने की है वो वेस्ट में आपकी नहीं जाएगी, वो आगे चल के वापस आप फिर से ज्वाइन कर सकते हो, ये ध्यान में रखिए। ओके, तो अगर सपोज यहाँ से होता है कि फैमिली ट्रांसफर हो गई है, आप लोग कुछ काम के लिए मुल्क चले गए हो, तो यहाँ पर आपने एक साल किया, ये एक साल आपकी काउंटिंग होगी और वहां पर आपका एजुकेशन कंटिन्यू होते जाएगा। तो ये नहीं कि आपने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से यहाँ एक साल किया वो वेस्ट में हुआ, वो वेस्ट नहीं जाएगा, वहां पर जहां पर भी आप जाओगे, कहीं पर भी आप जाओगे, किसी भी कोने में आप जाओगे हिंदुस्तान की, ओके, वहां पर ये आपका एक साल काउंट होके दूसरे साल में आपको एडमिशन उस यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। तो ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो ध्यान रखिए कि ये हम तक डर के कि क्या है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी है, काफी चीजें हैं जो हमारे साथ जो लोग हमारे टीचर्स आए वो आपको डिटेल में समझाएंगे कि इसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कॉलरशिप्स भी रखे गए, स्कॉलरशिप स्कीम्स रखे हैं, कैसे गवर्नमेंट आपको कितना पैसा देने वाली है कि आपको कोई चीज जो
नामुमकिन लगती है कि इसमें हम एडमिशन नहीं ले सकते, बहुत पैसा लगता है, तो गवर्नमेंट आपको एक पर्टिकुलर शेयर देगी, एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट देगी, जो आप अपनी पढ़ाई, जो आपका इंटरेस्ट है, आप वो इंटरेस्ट फॉलो कर सकते हो। तो आजकल देखिए आपने MBBS में कौन जाता है, बहुत जिनके पास करोड़ों से पैसे, लाखों से पैसे, वही MBBS में जाते हैं, या तो बहुत ज़हीन बच्चे जाते हैं जिनकी 92, 93, 94% होते हैं, isn't it? तो ऐसा नहीं होगा अभी। गवर्नमेंट खुद तुमको, जैसे अगर तुम्हारा है कि हमको एडमिशन लेना है, इसमें बहुत सारे स्कीम्स गवर्नमेंट आपको दिखाने वाली है, देने वाली है, और उसके तहत आपको बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। तो ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और मैं अभी मेरे साथ कलीग्स हैं, वो लोग आपको समझाएंगे कि एक्चुअली इसके डिटेल्स क्या हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर तबस्सुम मैडम, प्रिंसिपल GM वुमेन विमेंस कॉलेज, बड़ी ही अहम पॉइंट्स पे गुफ्तगू फरमा रहे थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ताल्लुक से। मैडम ने 3 अहम पॉइंट्स का बतौर खास तज़किरा किया कि जब हम कोर्सेज में एडमिशन लेते थे तो कई बार ऐसा होता था कि हम जिस कोर्स में एडमिशन लिए उसमें 6 महीने 1 साल पढ़ने के बाद हमें लगता था कि हम अब इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, इस कोर्स का बोझ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, या इसमें हमारा इंटरेस्ट, दिलचस्पी नहीं है, तो उसको बदलने में बड़ी तकलीफ, दिक्कत होती थी, साल खराब होता था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इसमें सहूलत हमें दी। इसके अलावा जो एक साथ में जो एक डिपार्टमेंट को जो चूज किया जाता था, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस है, नेचुरल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, जो भी चूज करते थे उसी में ही रहना पड़ता था, दूसरे डिपार्टमेंट्स की तरफ हम नहीं जा सकते थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने उसमें सहूलियत फराहम की। इसके अलावा मैडम ने ये भी बताया कि जो साल ड्रॉप हो जाते थे उसमें जो हमें नुकसान उठाना पड़ता था, उस कमी को भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने मुकम्मल किया, पूरा किया। बहुत सारी खसूसियात हैं हमारी नई कौमी तालीमी पॉलिसी की। मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर उमर फारूक साहब तशरीफ़ लाएँ और जुमला निकात जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ताल्लुक से हैं, सर तशरीफ़ लाएँ और उस पर रोशनी डालें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे साथ जो मैडम है डॉक्टर सविता सुकुमार मैडम, वो इंग्लिश में बहुत एक्सपर्ट हैं। शी इज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश इन GM वुमेन विमेंस कॉलेज। तो मैडम जो है आपको इंग्लिश में बहुत अच्छा बता सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि फिर आप जैसे बहुत सबको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैडम ने अपना जो वक्त है मुझे दे दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। और पहले मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तमाम लोगों को अशरफुल मखलूक़ात बनाए। मैं अपनी बात शुरू करूँगा और बच्चे की तिलावत से। अल्हम्दुलिल्लाह उसने बहुत अच्छी तिलावत की, और मैं वहीं से अल्लाह के कलाम को थोड़ा सा आपको समझा के अपनी बात आगे बढ़ाऊँगा। बच्चे ने सूरह रहमान की तिलावत की, और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। के शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान है, रहने वाला है। अर्रहमान, रहमान, जो बहुत ही रहम करने वाला है अपने तमाम मखलूक़ात पर। अल्लमहुल कुरान, कि जिसने कुरान सिखाया। अल्लमल कुरान पहले है कि कुरान सिखाया, अपनी किताब पर नाज़िल की, जो जिंदगी गुजारने का एक रास्ता है, बेहतरीन रास्ता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये किताब हमको हमारे रहनुमाई के लिए भेजी, उसको सिखाया भी, ऐसे ही नहीं कि उसको सिखाया। फिर उसके बाद खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, जिसने हमको ये भी बताया कि बच्चे लोग, मैं अभी फिलहाल
अल्लाह के कलाम के बारे में बता रहा हूँ, तो तवज्जो आपकी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह के कलाम का तक़द्दुस उसको ध्यान में रखिए। और ये जो चीज़ें न्यू एजुकेशन पॉलिसी सर ने भी कहा, मैडम ने भी कहा कि इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी और कुछ चीज़ें जो आपको नहीं भी समझेंगी। इसलिए मैं सिर्फ 5 मिनट कुछ दूसरी गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ कि हमको जो अल्लाह ताला ने पैदा किया तो बताया कि मैंने आप लोगों को पैदा किया है, और उसके बाद बयान की बोलने की कुव्वत अल्लाह ताला ने दी हमको, और यही कुव्वत है। और उसके बाद जो बच्चे ने पूरी जो तिलावत की है कि अल्लाह ताला ने जो इनामात किए हैं हम पर वो गिनाए हैं। और ध्यान दीजिए, सिर्फ इतना ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने गिना दिए वो इनामात, बाद में हमसे हिसाब भी लेने वाले कि हमने आपको जो जिंदगी दी थी, हमने आपको जो सुनने के लिए कान दिए थे, हमने आपको जो बोलने के लिए जुबान दी थी, कुव्वत गोयाई दी थी, खाना पीना दिया था, जितनी भी नेमतें उसने गिनाई गई हैं। उसके बाद ये कि आप पढ़ते होंगे कि कुरान की दूसरी आयत में है, तुम क़यामत के दिन तुमसे जरूर सवाल किया जाएगा कि क्या नेमतें दी गई तुमको। तो बच्चों, आपको जो वक्त मिला है, जो बचपन का वक्त है, जो स्कूल का वक्त है, जो आपको इतनी बेहतरीन स्कूल मिली हुई है, इतनी कम फीस पर गवर्नमेंट की जो स्कूल में पढ़ रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो असातिज़े किराम आपके हैं वो इंतहाई काबिल हैं, वो क्वालिफाइड हैं, वो आपको इतने अच्छे से पढ़ाते हैं। तो ये जो आपको नेमतें मिली हैं, बाद में ये वक्त मिलने वाला नहीं है आपको। अगर अभी आपने लावालीपन में अपने वक्त को ज़ाया कर दिया, बाद में जवानी में, बुढ़ापे में अगर खुदा न खास्ता अगर आप कामयाब नहीं हो सके, जिंदगी में मुश्किलात पेश आएंगी, तो ये वक्त आपको बहुत याद आएगा। क्योंकि वक्त क्या है, वक्त क्या कहता है, वक्त हर लम्हा हमसे कहते हुए गुजरा, वक्त हर लम्हा ये कहते हुए हमसे गुजरा, साथ चलना है तो चल, मैं तो गुजर जाऊंगा। तो ये जो वक्त है गुजर जाएगा एक बार, तो दोबारा नहीं मिलने वाला बेटा। इसलिए अभी जो हम लोग जो भी 15-20 मिनट, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बहुत जल्दी स्लाइड्स को मैं आगे बढ़ाऊंगा, और ये वक्त तो गनीमत जाने। तो जो एनईपी में आते हैं, हमारा जो टॉपिक है कि आप लोग जो अभी तक जो सिस्टम था वो ये था कि बच्चा 12वीं पढ़ने के बाद, 12वीं के बाद जिस भी कॉलेज में जाना चाहता था, सीनियर कॉलेज में, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टरी के बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज थे, जैसे MBBS है, BUMS है, BHMS है, BAMS है, आयुर्वेदिक है, बहुत सारे कोर्सेज थे। वो उम्मन होते थे 5 साल के, 4.5 साल, और जो हाफ ईयर है 6 महीना अप्रेंटिसशिप होती है। उसके बाद उसके PG कोर्सेज, इस तरीके से मेडिकल इंजीनियरिंग के कोर्सेज, इंजीनियरिंग के कोर्सेज जो है वो 4 साल के होते हैं। वो पहले भी होते थे, अभी भी होते हैं। तब्दीलियाँ क्या है मैं बताऊँगा। अभी भी 12वीं के बाद इंजीनियरिंग के जो कोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी के जो कोर्सेज हैं, जो BE, BTech, BR, BE मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, BTech बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, BR बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, और दुनिया भर के कोर्सेज हैं। ये 12वीं के बाद 4 साल के होते हैं। उसके बाद ME मास्टर डिग्री होती है 2 साल की। उसके बाद और किसी को अच्छा पढ़ना है तो PhD रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, हदफ अपना जो एम है वो करना है। ये नहीं देखना है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है। हमारा काम इस वक्त फिलहाल, आपका काम ये है कि फिलहाल आप जिस जमात में हो, जिस क्लास में हो, उस क्लास की पढ़ाई पे तवज्जो दो। सबसे पहले सबसे ईजी ये काम है, अभी जिस क्लास में हो उस पर तवज्जो दोगे, अपना रिजल्ट अच्छा लाओगे, अपना बेस अच्छा बनाओगे। उसके बाद और अल्लाह ताला से जो है दुआ करते रहना। कभी भी इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता, पढ़ाई करना है। और अगर हालात आपके अच्छे नहीं है तो अल्लाह से दुआ करते रहना। अल्लाह ताला ऐसे रास्ते बोलता है कि इंसान सोचता भी नहीं, इंसान को गुमान भी नहीं होता है। और बस आप ख्वाहिश कीजिए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, आपको अल्लाह ताला वहाँ पहुँचा देगा। तो पहले सीख लीजिए चीज़ें क्या है। तो ये जो चीज़ इंजीनियरिंग के कोर्स मैंने आपको बताया। उसके बाद अगर कोई बच्चा वकील बनना चाहे तो 12वीं के बाद वो भी 4 साल का कोर्स होता है, बैचलर ऑफ लॉ LLB, तो वो कोर्स कर सकता है। अगर आपको सिंपल ग्रेजुएशन में आना है, जिसको कहते हैं आर्ट साइंस कॉमर्स, उसमें 3 साल के कोर्स होते हैं। BA BSc साइंस वाले BSc करते हैं,
कॉमर्स वाले बीकॉम करते हैं। और ये मत सोचिए कि कोई भी कोर्स छोटा होता है, कोई भी कोर्स छोटा नहीं होता है। अल्लाह ताला ने सबको अलग अलग सलाहियतें दी हुई है। हर इंसान को अगर अल्लाह ताला डॉक्टर ही बनने की सलाहियत देता तो मरीज कहाँ से मिलते? हर इंसान अगर डॉक्टर ही बन जाता तो बिल्डिंग्स कहाँ से बनती? और हर इंसान अगर इंजीनियर हो जाता, टीचर्स कहाँ से आते? तो अल्लाह ताला ने सलाहियतें अलग अलग दी हैं ताकि दुनिया का निज़ाम चल सके। तो अगर आप आर्ट्स भी पढ़ते हो तो आर्ट्स पढ़ने के बाद इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। जर्नलिज्म कर सकते हो आप, कंटेंट राइटर बन सकते हो आप, जो है अच्छे टीचर बन सकते हो। और आर्ट्स करने के बाद B1 LLB कर सकते हैं, वकील बन सकते हैं। कॉमर्स के कोर्सेज हैं, टैक्सेशन है, जो जितनी बैंकिंग की चीजें वो कौन करेगा, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज होते थे। अब उसमें चेंजेस क्या है उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस क्या है उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। अगली स्लाइड, इसमें जो अगली स्लाइड है उसमें बहुत सारी चीजें आपको, अच्छा हम आए हैं जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का स्कूल कनेक्ट 2.0 प्रोग्राम है, उसमें आपको कहा गया है कि स्कूलों में जाइए और स्कूल के 9, 10, 11, 12 के बच्चों को बताइए। लेकिन अभी ऐसा वक्त है कि बच्चे प्रीलिम में 10th वाले 12th वाले भी बिजी हैं, तो हमको जो बच्चे मिले हमको उनको बताना है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या चेंजेस हैं। कुछ चीजें हम आपको बताएंगे। तो इसकी जो बहुत सारी खुसूसियात कुछ सर ने बताए, कुछ हमारे प्रिंसिपल मैडम ने आपको बताया। जो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एक्सेसिबिलिटी है उसको मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन है, ये चीजें मैडम ने आपको बता दी है। उसके बाद मैं थोड़ा सा चेक करूंगा। पहले एक चीज है स्टूडेंट सेंटरिंग, आप पढ़ नहीं सकोगे, आगे की स्लाइड जो है वो आप पढ़ सकते, मैं इसको थोड़ा जल्दी बता दूंगा। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है जो मैडम ने आपको बताया। उसमें मैडम ने आपको बताया कि अगर आप किसी वजह से एक कॉलेज में कहीं पढ़ रहे हो और ट्रांसफर हो गया, कहीं और रहने चले गए। पहले ये होता था कि अगर आप इस क्लास में हो, अगर आपने उसको डिस्कनेक्ट किया, किसी और रियासत में चले गए, इंडिया के किसी और स्टेट में चले गया, या किसी वजह से आपकी तालीम का सिलसिला मुनक़ते हो गया, बाद में आपको पढ़ना है, तो आपका वो साल, अगर आपने BSc पूरा 3 साल का नहीं किया, कोई भी ग्रेजुएशन अगर पूरा नहीं किया है तो वो ज़ाया हो जाता था, वेस्ट हो जाता था। क्योंकि किसी और यूनिवर्सिटी में वो काम करें तो आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना पड़ता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक रैंक बनाया बच्चों के लिए, जैसे अभी आपका अपार ID बन रहा है, ये जो अपार ID है यही कॉलेज में कन्वर्ट हो जाता है ABC ID, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो बच्चे जो मार्क्स जिनको हर मजमून में मिलते हैं वो आपके अकाउंट में जमा हो जाते हैं, इसको कहते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अब आप किसी और स्टेट में पढ़ने के लिए गए तो अगर आपने उस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, आप सेकंड ईयर में जा रहे हो, तो वही आपके मार्क्स वहां पर काउंट हो जाएंगे, वो आपके रिकॉर्ड में रहेंगे पूरे नेशनल लेवल पे, और आपको अगली जमात में नेक्स्ट क्लास में दाखिला मिल जाएगा। समझ में आ रहा आपको? तो आपका वक्त वहां पे जाया नहीं बच जाएगा। फिर उसमें बताया मैडम ने आपको, अगर डिस्कनेक्ट होता है तो आप बाद में 1-2 साल बाद किसी वजह से फीस नहीं हो पाए, तबीयत खराब हो गई, कभी किसी वजह का ऑपरेशन हो गया, खुदा ना खास्ता होता है ऐसा, तो 1-8 साल का गैप हो जाता है, तो बाद में वो बच्चा दोबारा एडमिशन ले लेगा अगली क्लास में। फर्स्ट ईयर हो गया अगर तो सेकेंड ईयर में उसका एडमिशन हो सकता है। लेकिन ये पूरा काम, पूरी डिग्री आपकी 7 साल में करना है, ऐसा नहीं कि पूरा लाइफ टाइम कभी भी आएंगे। थोड़ा सा उसमें बंदिश है, वो ये कि आपको पूरा जो 3 साल का कोर्स 7 साल में तो करना है, लेकिन ठीक है। इसको कहते हैं मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। आप एग्जिट हो गए थे, तालीमी सिलसिला का मुनक़ते हो गया था, बाद में 1-2 साल के बाद आपको दोबारा एंट्री मिल जाती है, ठीक है। ये है फ्लेक्सिबिलिटी उसमें, जो अभी नहीं थी अब आपको मिलेगी एनीथिंग, ठीक है। उसके बाद इक्विटी एंड इंक्लूजन, इसका मतलब है कि ये इंक्लूजन शमूलियत क्या चीज है। आप लोग, सर ने आपको बताया ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुआ, तो वो ऑनलाइन एजुकेशन का कैसे आप फायदा उठा सकते हो। अगर आपको ग्रेजुएशन में आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, लेकिन आपको लगता है जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो उस कॉलेज में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल फिजिक्स है या मैथ्स है, उस कॉलेज में कॉलेज में वो सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, आपको ऐसा लगता है, समझ में आया? तो और आपको लगता है कि किसी दूसरे कॉलेज में वो अच्छा है,
तो वो सब्जेक्ट आप उस कॉलेज में पढ़ सकते हैं। बच्चे तब ध्यान दें, लेकिन यहाँ पर आपको किस चीज का फायदा मिल रहा है? आप एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वहां पे 3 सब्जेक्ट अच्छे पढ़ाए जाते हैं, 2 सब्जेक्ट अच्छे नहीं पढ़ाए जाते। तो जिस कॉलेज में अच्छा पढ़ाया जाता है वहां से आप वो पढ़ सकते हो। ऑनलाइन पढ़ लीजिए और वहां पे एग्जाम दे देंगे आप, और इस कॉलेज से आपको 3 सब्जेक्ट का मार्क्स मिल जाएंगे, आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जमा हो जाएंगे। और वो जो सब्जेक्ट आपने किसी और कॉलेज में पढ़े वहां से उसके मार्क्स आप वहां से पास कर लिया आपने, वो मार्क्स वहां से मिल जाएंगे। तो आप इसका मतलब ये कि आपको अच्छी से अच्छे कॉलेज में इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका है। समझ में आ रहा है? अभी क्या होता है, आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो वहीं पढ़ना है आपको, चाहे वहां आपको टीचर किसी वजह से कोई टीचर अच्छा नहीं भी मिला तो भी आपको वहीं पढ़ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको ये हक है कि आप जिस अच्छे कॉलेज में जाना चाहे वहां से पढ़ ले। समझ में आ रहा है? इसी को कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी या इंक्लूजन। ठीक है, लीडरशिप, डिजिटल लर्निंग, फिर होलिस्टिक एजुकेशन। होलिस्टिक एजुकेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं कि आप न सिर्फ ये कि आप कोर सब्जेक्ट पढ़ोगे, उसके साथ साथ आप अपने इंटरेस्ट का, समझ में आ रहा, निसाब के अलावा को करिकुलर चीजें भी आप पढ़ सकते हो। मैडम प्लीज आगे बढ़ो। देखिए इसमें जो लेवल्स हैं वो ये है, पहले ये होता था कि यूजी कोर्स मतलब अंडर ग्रेजुएट जिसको कहते हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं बच्चे, 3 साल का कोर्स होता है जो मैंने कहा, या 4 साल का कोर्स होता है। उसमें क्या होता था, अगर फर्स्ट ईयर पढ़ के निकल गए तो हम किसी को बोल ही सकते थे कि मैं बीए कर रहा था, बीएससी कर रही थी, ऐसा बच्चियां बोलती थी, मगर हुआ नहीं। अब क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। किसी वजह से आपने अगर फर्स्ट ईयर पास किया और आपने नहीं पढ़ा तो मतलब पढ़े नहीं, आपको एक मिलेगा क्या, ऐसा नहीं होगा इनकम्प्लीट है, आपको मिलेगा यूजी सर्टिफिकेट। आप कह सकते हो कि मेरा क्वालिफिकेशन क्या है, मेरे पास है यूजी सर्टिफिकेट, मतलब 12वीं के बाद 1 साल पढ़ा होगा, उसका सर्टिफिकेट है, उसके बेस पे आपको जॉब भी मिल सकती है। तो आपकी तालीम नामुकम्मल नहीं होगी। अगर किसी वजह से आप सेकेंड ईयर में आप गए, ये क्रेडिट्स है, मार्क्स के साथ मार्क्स को यहाँ पे क्रेडिट में कन्वर्ट करते हैं। पहले साल में 40 लेना है, दूसरे साल में 80 लेना है। 2 साल पढ़ के आपने किसी वजह से छोड़ दिया तो आपको फिर भी क्या मिलेगा, डिप्लोमा, यूजी डिप्लोमा आपको मिलेगा। समझ में आया? और आपने 3 साल कंप्लीट कर लिए तो आपको यूजी की डिग्री मिलेगी। ठीक है, और अगर आपने 4 साल आप चाहते हो कि नहीं मैं 4 साल वाला भी करूंगा, अब ये भी है कि बहुत सारे कॉलेजेस में 4 साल का भी ये रहेगा, आर्ट साइंस कॉमर्स की डिग्री। जिस बच्चे ने 4 साल का किया अगर ये कोर्स, तो उसको क्या मिलेगा, 4 ईयर बैचलर डिग्री विथ ऑनर्स। वो क्या है, 3 ईयर बैचलर डिग्री प्लस 1 ईयर, उसको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। ठीक है, और अगर वो रिसर्च किया अगर उसने तो उसको रिसर्च की डिग्री मिलेगी, 4 ईयर डिग्री रहेगी। और अगर 5 साल, यही चीज अगर आपने इंजीनियरिंग में किया, इसमें आगे जो 4 ईयर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, वो पहले भी वही थी, वो अभी भी वही है। ठीक है, जिसने 5वां साल जिसने किया, 5वां साल जिसने अगर किया तो वो हो गया 2 ईयर पीजी डिग्री आफ्टर 3 ईयर बैचलर डिग्री। 4 साल 3 साल का बैचलर डिग्री हुआ, 5वां साल जैसे एमए, एमएससी, एमकॉम, समझ में आ रहा है? या फिर 4 साल जो यूजी डिग्री इंजीनियरिंग की होती है, या फिर मेडिकल में होती है 5 साल की डिग्री यूजी की, उसके बाद 2 साल पढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट, है ना, वो मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ा सा काम कीजिए, वहां से नहीं, इसका मतलब नहीं कि आप हर साल अगर आप तालीमी सिलसिला अगर आप खत्म करके अगर हट रहे हैं, आपको हर साल कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो बस आपको पढ़ना है, आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि नहीं मैं तो किसी वजह अगर पूरा नहीं हो पाएगा तो क्या करूंगा। नहीं, आपको हर साल कंप्लीट करना है और एग्जाम देना है, आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला है। मैडम आगे बढ़िए। इसमें जो चीजें हैं बहुत डिटेल में आपको नहीं समझ में आएगी, तो जो अहम चीज है वही सिर्फ मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो मेन कोर्स है, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने साइंस में बीएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन लिया, ठीक है,
तो उसको मैथ्स तो पढ़ना ही है, साथ साथ में उसको फिजिक्स या केमिस्ट्री या जूलॉजी या बॉटनी, ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में साथ साथ में पढ़ने होते हैं। उनका नाम होता है माइनर कोर्स। मैथ्स से अगर आपको फाइनल ईयर मैथ्स से करना है उसको कहते हैं मेजर कोर्स, बाकी जो है उनको माइनर कोर्स कहते हैं। समझ में आ रहा? एक साल के बाद किसी मैडम ने कहा किसी बच्चे को ऐसा महसूस होता है कि मुझे ये चेंज करना है, सिर्फ ये पहले साल के बाद हो सकता है कि मेजर पढ़ा था मैथ्स लेकिन डिफिकल्ट लगा, सोचा कि मैं फिजिक्स ले लूं, है ना, लेकिन उसका फर्स्ट ईयर का माइनर था तो अब वो सेकेंड ईयर में उसने मेजर फिजिक्स ले लिया और मैथ्स को माइनर बदल दिया। ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये हो सकता है, अभी ऐसा नहीं हो सकता था, तो ये हो सकता है। उसके बाद कुछ चीजें इसमें वैल्यू एजुकेशन जो चीजें नहीं आई हैं अब तक, जो बच्चा कॉलेज में पढ़ता था वो सिर्फ अपना कॉलेज के सब्जेक्ट ही पढ़ता था, कुछ चीजें आई हैं उसमें। एक है बीएससी, एक है एईसी। बीएससी क्या है? बीएससी है वोकेशनल स्किल कोर्स। देखिए एक बहुत अहम चीज ये है कि अभी के फिलहाल के सिस्टम में अगर कोई आधा बीए करेगा, बीएससी करेगा, बीकॉम करेगा, यहाँ तक के बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग भी कर लेते हैं बच्चे, तो फौरन उनको किसी कंपनी में जॉब नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या बोलते हैं कि द कैंडिडेट इज नॉट मार्केट रेडी। वो मार्केट में मतलब कि इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए रेडी नहीं है। क्यों रेडी नहीं है? इसलिए कि उसको तालीम के साथ जो ट्रेनिंग चाहिए, वोकेशनल स्किल्स चाहिए, जिस भी कंपनी में जा रहा है उसकी स्किल नहीं मिली है उसको, तो उनको स्पेशल अलग से फिर 1-2 महीने का, 6 महीने का, साल भर का कोर्स करना पड़ता है। कभी वो कंप्यूटर का कोई कोर्स होता है, जैसा फॉर एग्जाम्पल C++, VB, जावा, कंप्यूटर ग्राफिक्स है, डिजाइनिंग है ना, वेब डिजाइनिंग है, तो वो सारे कोर्सेज हैं टेक्नोलॉजी में, वो बहुत सारे कोर्सेज करना पड़ते हैं। उसके बाद कहीं जाके उनको लेते हैं कि हाँ चलो इनके पास जो है ना ट्रेनिंग भी है। समझ में आ रहा? अब क्या किया गया है कि ग्रेजुएशन में ही इन चीजों को इंक्लूड कर दिया गया, उसको शामिल कर दिया गया। मतलब है कि जब आप ग्रेजुएट करके निकलेंगे तो उसकी ट्रेनिंग आपको मिल चुकी होगी। तो हर साल बीएससी के नाम पे और एसईसी के नाम पर ये कोर्सेज हैं। बीएससी क्या है? वोकेशनल स्किल कोर्सेज। वोकेशनल मतलब क्या है भाई? जिससे आपको जॉब मिल सके, है ना, वैसी स्किल्स आपको, हुनर ऐसे आपको आना चाहिए, ये कोर्स है, हर साल वो रहेगा। साथ में एसईसी, स्किल एनहांसमेंट कोर्स, ये वही चीज है, आपकी हुनरमंदी को बढ़ाने वाला कोर्स। एनहांसमेंट मतलब बढ़ाने वाला कोर्स। समझ में आ रहा? तो ये चीजें उसमें डाल दी गई हैं। साथ ही साथ आपकी जबान भी अच्छी होना चाहिए, कम्युनिकेशन। आप जाके बात कर रहे हो तो आपकी बात जो है समझ में आना चाहिए। तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल के जो कोर्सेज हैं, सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, या फिर जरूरी नहीं है कि इंग्लिश ही हो, ये इसमें आपको अपनी मादरी जबान जो मदर टंग है उसमें भी पढ़ाई का मौका है। आप अगर चाहोगे कि मुझे उर्दू अच्छी लगती है, मुझे उर्दू शायरी भी सीखना है, तो आप एक जो है सब्जेक्ट उर्दू का भी ले सकते हो। समझ में आ रहा? वो आपको VEC करके, तो वो भी आप ले सकते हैं, वैल्यू एजुकेशन कोर्स। उसमें आप अपनी पसंद की जबान, उर्दू, हिंदी या कोई और जबान सीखना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ इंग्लिश कम्युनिकेशन भी सिखाया जाएगा। ये चीजें पहले नहीं थी। पहले आप अगर इंग्लिश में पढ़ो, पूरा इंग्लिश में पढ़ोगे, आप उर्दू नहीं पढ़ सकते, किसी और जबान को नहीं पढ़ सकते। समझ में आ रहा? और एक जो अहम चीज है वो IAS, इंडियन नॉलेज सिस्टम के हिंदुस्तान में पहले प्राचीन काल जो बहुत पहले जो हिंदुस्तान में क्या नॉलेज सिस्टम था भाई? वैदिक मैथमेटिक्स था। बहुत सारे आयुर्वेदा से जो है इलाज करते थे। समझ में आ रहा? और जबान क्या थी? पुरानी जबानें क्या थी? आपको संस्कृत सीखना है, पुरानी जबानें सीखना है, वो भी आप सीख सकते हो। और इल्म तो इल्म है, हमको हर चीज का इल्म रहना चाहिए कि हमारे पास्ट में क्या था, अभी क्या है और अभी क्या हो सकता है। तो सब कुछ सीखना है, किसी भी चीज को कम नहीं जानना है। तो IAS में है, ठीक है। उसके बाद को करिकुलर कोर्सेज, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि भाई वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, उनके लिए खुशखबरी क्या है? पहले होता था कि भाई बच्चा जो पढ़ने में अच्छा है वो पढ़ ही रहा है, और जो स्पोर्ट्स वाला है फिर वो स्कूल का, कॉलेज का पढ़ेगा, फिर खेलने जाएगा। तो यहाँ पर CC करके कोर्स है,
को करिकुलर कोर्सेज। उस को करिकुलर कोर्सेज में आप स्पोर्ट्स भी ले सकते हो। बहुत सारे बच्चे म्यूजिक लेना चाहे म्यूजिक भी ले सकते हो। तो यहाँ तक के अगर आपने सीसी कोर्स लिया है और आप किसी लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेले हो, नेशनल लेवल पे खेले हो, इंटरनेशनल लेवल पे खेले हो और आपके पास सीसी कोर्स भी किए हो, तो आपको कॉलेजेस में प्रोफेसरशिप के लिए आपके लिए वैकेंसी, अभी वो यूजीसी का ड्राफ्ट आया हुआ है, उसमें ये चेंजेस है। क्या चेंजेस है? कोई बच्चा अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे खेला है, अपनी पसंद का स्पोर्ट्स खेला हुआ है, उसके बाद वो उसका मिडल है और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन भी साथ में हुआ है, तो डायरेक्ट वो प्रोफेसर बन जाएगा। अभी तक ऐसा नहीं था, उसको डायरेक्ट कॉलेज में प्रोफेसर का ओहदा मिल जाएगा। तो ये इतना अच्छा आपको मौका मिल रहा है, तो आपको मौके को गनीमत जाना है। मैडम प्लीज नेक्स्ट। ये मैं बता चुका हूँ आपको कि देखिए हर लेवल पे आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है। अभी ऐसा नहीं था, 10th है, 11th है, 12th है, फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा, यूजी सर्टिफिकेट है ना, पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट, उसके बाद पीजी डिग्री, हर बार आपको मिल रहा है। यहाँ तक कि पीएचडी का लेवल, हाईएस्ट लेवल पीएचडी है। रिसर्च किया आपने, हमारे बीएमटी के बहुत सारे बच्चों ने रिसर्च किया है, साइंटिस्ट बने हैं, समझ में आ रहा है। तो कोई भी चीज आपके लिए मना तो नहीं है ना, आपको कहीं मना नहीं किया गया, आपका हाथ पकड़ के किसी ने नहीं रखा। आपके लिए पूरा आसमान खुला हुआ है इल्म का, और देखिए आप कहाँ तक पहुंचते हो, पूरे मौके आपके लिए हैं, आप पहुंच के बताइए उस लेवल तक। समझ में आ रहा है बच्चों? नेक्स्ट प्लीज मैडम। ये चीजें मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट प्लीज। फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह भी ये भी डिस्कस हो गई हमारे पास, मल्टी इंस्टीट्यूशनल लर्निंग, फ्लेक्सिबल पीरियड, वो सब हमने बता दिया आपको। नेक्स्ट मैडम प्लीज। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स हम शेयर कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, सुरेश अ गुड हॉकी या कबड्डी प्लेयर एंड अ क्लेवर स्टूडेंट। भाई हॉकी या क्रिकेट बोल सकते हो, कबड्डी बोल सकते हो, उसका प्लेयर है और बहुत अच्छा स्टूडेंट भी है वो। वुड लाइक टू परस्यू कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर माइक्रो बायोलॉजी करियर साइमल्टेनियसली प्रोफिटिंग चॉइस ऑफ स्पोर्ट्स। अगर वो कंप्यूटर इंजीनियर भी बनना चाहता है, माइक्रो बायोलॉजिस्ट भी बनना चाहता है और साथ ही साथ अपना स्पोर्ट का करियर भी लेके चलना चाहता है, तो वो एनईपी में पॉसिबल है, जो अभी तक नहीं था। दूसरे एग्जांपल, सुषमा वुड लाइक टू सीक एडमिशन टू बीए इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। वो बीए कर रही है, तो म्यूजिक में भी इंटरेस्ट है, तो वो क्या करेगी, वही ले लेगी। एट द सेम टाइम लर्न फिजिक्स ऑल्सो। साइंस का सब्जेक्ट पढ़ रही है, फिजिक्स क्या पढ़ रही है, साइंस का सब्जेक्ट पढ़ रही है फिजिक्स, और उसको म्यूजिक भी पढ़ना है। तो म्यूजिक में जो वाइब्रेशंस होते हैं, स्ट्रिंग के वाइब्रेशंस होते हैं ना, उसी से आवाज बनती है, उसी से सुर और ताल बनते हैं। तो भाई वो फिजिक्स पढ़ेगी, फिजिक्स में पूरा का पूरा क्या है, इट डिपेंड्स ऑन वाइब्रेशंस। फिजिक्स जो है ना, वो लहरों का जो इतिहास बोलते हैं, ये बोलते हैं उर्दू में लहरों का जो इतिहास, इट इज कॉल्ड एज वाइब्रेशंस ऑफ लेयर्स। तो उससे ही फिजिक्स बना हुआ है, वही चीज आप म्यूजिक में जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो वो बच्ची वो भी कर सकती है। अमन अ कॉमर्स स्टूडेंट would like to take professional training in supply chain management। ये मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, वो उसको पढ़ना है, और साथ ही साथ लॉजिस्टिक ई कॉमर्स भी पढ़ना है। तो मैनेजमेंट भी पढ़ रहा है, कॉमर्स भी पढ़ रहा है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। आगे मैडम प्लीज, थोड़ा बच्चों को उतना इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। ये एंट्री एग्जिट वाला है, मैडम आगे बढ़ाते हैं। इंटर्नशिप कुछ चीजें हैं, कुछ स्कीम्स है स्कॉलरशिप की, वो हम बता देते हैं। जैसे अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम, ये नई चीज है। जैसे आप फाइनल ईयर में हो या फाइनल से पहले भी कुछ साल है, जिसमें बच्चा पढ़ते पढ़ते कहीं भी इंडस्ट्री में, जैसा कोई कॉमर्स पढ़ रहा है तो किसी सीए के पास जाएगा, पढ़ते हुए ही वो अप्रेंटिसशिप लेगा, मतलब ट्रेनिंग लेगा। ये उसकी डिग्री में ही शामिल कर दिया गया। समझ में आ रहा है? कोई बच्चा इंजीनियरिंग या साइंस पढ़ रहा है, किसी इंडस्ट्री में जाकर वो 5-6 महीना ट्रेनिंग लेगा, वो उसकी तालीम में शामिल कर दिया गया। उसको कहते हैं इंटर्नशिप या तो अप्रेंटिसशिप। जब आपकी तालीम मुकम्मल होगी, मैंने आपको कहा, जब आपकी तालीम मुकम्मल होगी तो आप रेडी होगे डायरेक्ट जॉब करने के लिए। समझ में आया? तो ये चीजें हैं, और इसके लिए बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जैसा पीएम विद्यालक्ष्मी लोन स्कीम, और साथ ही
ये बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो उससे बच्चों को लोन वगैरह मिल सकता है। तो सर मुझे लगता है ये जो चीज़ें हैं बच्चों को उतना नहीं समझ में आएगी, आगे जाके थोड़ा आगे बढ़े मैडम। आई एम फिनिशिंग इट, देयर डोंट वरी। बच्चों में 5 मिनट में मिनट तक आगे बढ़े। इसके आगे तो स्टाइपेंड एक मिनट देखिए, ये जो स्टाइपेंड है ना, ये गवर्नमेंट की तरफ से स्टाइपेंड कहते हैं कि आपको 9,000 पर मंथ बच्चों को स्टाइपेंड मिलेगा। इसके लिए कुछ एग्जाम पास करने पड़ते हैं, है ना। कुछ एग्जाम पास करोगे आप तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा पढ़ने के लिए, है ना। उसमें से गवर्नमेंट का शेयर क्या है, कुछ कंपनी प्राइवेट कंपनी भी देती है, उसमें गवर्नमेंट आधा देगी। अगर 9,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है, 4,500 रुपये गवर्नमेंट देगी, समझ में आ रहा। 8,000 है तो 4,000 रुपये गवर्नमेंट देगी, समझ में आ रहा। तो ये कुछ सारे स्टाइपेंड भी मिल सकते हैं आपको। मैडम आगे बढ़िए, नेक्स्ट प्लीज, आगे। हाँ, ये तो विद्यालक्ष्मी, ये अगर आपने किसी बच्चे का 8 लाख से कम फैमिली इनकम है तो ये सारे जो है ना आपको लोन मिल सकता है, तालीमी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, बाद में रीपे करना होगी, बाद में वापस करना पड़ती है, लेकिन उसमें से 3% गवर्नमेंट माफ कर देती है, समझ में आ रहा। या ये कि बैंक को ये जहाँ से आपने लिया है गवर्नमेंट पे कर देती है। 8% में से 3% ना बेटा, मतलब 5% देना है आपको इंटरेस्ट का और बाकी 3% गवर्नमेंट देगी। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट, ओके। साथी, देखिए ये क्या है साथी, ये लास्ट चीज है मेरे ख्याल से। साथी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अभी देखिए IIT बहुत जो टेक्नोलॉजी के हिंदुस्तान में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, वो कौन से हैं, क्या आपको पता है आप लोगों को? IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये मुंबई में भी है, खड़गपुर में है, अहमदाबाद में है ना, ऐसे बहुत सारी जगह है, चेन्नई में है। तो इसमें एडमिशन लेना बहुत मुश्किल होता है बेटा। उसके लिए जो IIT 12वीं के बाद बच्चे जो है ना, उसके लिए एग्जाम देते हैं। क्या नाम है उसका, किसी को पता है? JEE, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो जो बच्चे 12वीं के बाद बल्कि 11वीं में ही तो रहेंगे ना, उनको पढ़ाई करते रहना है उसके लिए। तो उसके लिए तो ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत महंगी कोचिंग क्लासेस में जाना पड़ता है, समझ में आ रहा। बच्चे बोलते हैं भाई इतनी महंगी कोचिंग क्लासेस है तो हम कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। उसके लिए ये साथी है। साथी क्या है, ये IIT कानपुर ने ये डेवलप किया है। ऑनलाइन घर बैठे हुए बच्चे साथी पोर्टल पे अगर हम अपलोड हो जाएंगे तो उस पे वीडियोस रहेंगे, मतलब जो आपको कोचिंग कोर्सेज में हजारों लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा वो फ्री में रहेगा। ऑनलाइन आपको मोबाइल पे या कंप्यूटर पे देखेंगे, आप वीडियो देखेंगे और उसके बाद उसमें टेस्ट रहेगा, उसमें टेस्ट अपीयर करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो वो टेस्ट आपके लिए आसान हो जाएगा। तो जो आपको हजारों लाखों में जो आपको खर्च करके मिलने वाला है वो फ्री में मिल रहा है। ये बहुत ही अहम चीजें हैं, साथी वगैरह, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर अपनी बात खत्म करूंगा एक शेर के ऊपर के सफर है शर्त मुसाफिर नवाज मुतेरे हजारवा शजरे सायादार राह में है। शर्त क्या है, आप सफर शुरू कीजिए। आपकी हेल्प करने के लिए आपके असातिज़ा हैं, अपना मैनेजमेंट है, आपके वालिदैन है, गवर्नमेंट है, बहुत सारे इदारे हैं जो आपकी मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या है, सफर है शर्त। आप सफर शुरू कीजिए और आप एक अज़्म रखिए कि मुझे कुछ बन के दिखाना है। आपकी हेल्प करने के लिए बहुत कुछ है और सबसे अहम ये कि अल्लाह की मदद आपके साथ रहेगी। बस मैं इतना करके अपनी बात खत्म करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों आपका, आपने बहुत तवज्जो से सुना।
डॉक्टर उमर फारूक सर के पूरी जो बातचीत मैंने भी सुनी, उन्होंने बहुत तफसील से, बहुत अच्छे अंदाज में, आसान तरीके से आपको ये समझाने की कोशिश की कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मुस्तकबिल में जो हायर एजुकेशन में कौन सी बड़ी तब्दीलियाँ वाक़ई हो रही है, तालीम में मजमूई तौर पर और खुसूसन हायर एजुकेशन में क्या तब्दीलियाँ। अब ये आप कहेंगे कि भाई हम 9th क्लास में हैं तो हमारा इससे क्या ताल्लुक है। मैं अभी भी फिर से बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स को, ये जो स्टूडेंट जो दरमियान में हंस रहे हैं, गैर संजीदा हरकत कर रहे हैं या सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि भाई ये तो मामूल की कर रही है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत गौर से सुना है अलहमदुलिल्लाह, और जितना उनको समझ में आया मैं ऐसा समझता हूँ कि मुस्तकबिल में ये लोग बोलेंगे कि भाई हमारे लिए कुछ अच्छा गाइडेंस देने की कोशिश की गई। क्योंकि जब आप उस फील्ड में जाने के मुस्तकबिल के उस मैदान में कदम रखते हैं तो फिर वहाँ पर आपको ऐसा एहसास नहीं होगा कि मुझको कुछ पता नहीं है, ये तो बहुत नया है, बल्कि आपको कुछ बातें याद आएंगी कि नहीं यार मुझको बताया गया था, 1-2 वर्कशॉप हुए थे, कुछ प्रोग्राम हुए थे, कुछ लोग आए थे, उन्होंने कुछ समझाया था, हमारे कुछ टीचर ने बातें बताई, क्योंकि ये सिस्टम सब बदल रहा है। अभी जैसे हम एक बात बार बार बोलते हैं इसमें कि हमारे यहाँ पर ये जो नाकबले होंगे, आप भी देख रहे होंगे, ये वो लोग होते हैं जिनकी पहली नस्ल 9वीं तक पहुँच गई, कामयाब हो गई, और 10वीं में पास हो गए, इसकी गारंटी ना इनको है और टीचर को खैर उम्मीद नहीं आता है, होपलेसनेस का शिकार नहीं होता है। हम तो ये चाहते हैं कि ये मुस्तकबिल में हमसे ज़्यादा आगे बढ़े, जब भी हमको सही खुशी होगी। लेकिन ये लोग वो हैं जिनकी पेरेंट्स ने, पुश्तों ने 10वीं क्लास तक पहुँचना नामुमकिन है, तो ये लोग क्या करेंगे, इनको कल ही नहीं समझ रही है, बस इनके लिए 200 रुपये रोज आ जाए किसी तरीके से, तो ये सोचते हैं, और ये बहुत शॉर्टकट है, ये लोग परेशान होने वाले हैं मुस्तकबिल में। वो लोग आगे बढ़ते हैं जो सच्चाई से, सच्ची बात को, अच्छी बात को, तरक्की की बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। फिर एक और बात है, बार बार एक बात बोलता हूँ कि सोना बहुत अच्छी चीज़ है, आराम करना बहुत जरूरी होता है, अपने ख्वाब देखते हैं आप, लेकिन एक शख्स जो है वो सिर्फ ख्वाब ही देखता रहता है, उसकी कोई कोशिश नहीं करता है, तो ऐसा शख्स कहाँ से आगे बढ़ सकता है। ख्वाब की ताबीर पाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि इंसान जाके और काम शुरू करे, जब जाकर उसको जो है वो अपने ख्वाब उसके रिकॉग्नाइज होंगे और उनकी ताबीरें मिलेंगी और तरक्की करेगा। सर ने ये जो बताया कि भाई ये सारा जो रास्ता है काम आपको अच्छा लगेगा, ये जो तरीके जो बताए गए, जब आप अपनी तालीम से मुंह नहीं मोड़ेंगे, ये नहीं कि आप जाके 9वीं में छोड़ दिए, 10वीं में ड्रॉप आउट हो गए, 11वीं में या पढ़ ही नहीं रहे आगे, और वाले ने बोला भाई मेरे पास वसाइल नहीं है, मैं तुम पढ़ाई छोड़ दो, घर के लिए कमाओ, तो कमाना देखो। एक मैं आपको बताता हूँ, कुछ भिखारी मरे हैं भी, एकदम साफ अच्छा नहीं लग रहा, मैडम लोग बोले सर अभी कैसे बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि भिखारियों की डेथ हुई, तो उनके वो जहाँ बैठते थे या कहीं उनके बैंक के अकाउंट के साथ निकले, करोड़ों रुपये उनके पास से निकला, तो भिखारी भूखा नहीं मारा। लेकिन आप एक बात बताओ मुझको कि, और दूसरा एक और गाँव होते हैं होंगे मवाली किस्म के लोग, उनके पास भी हजारों लाखों करोड़ रुपये जमा हो जाता है, लेकिन कल कौन से पैसे की होती है ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है। वो लोग जो इज्जत के साथ जो रोटी को कमाते हैं, हलाल रोटी कमाते हैं और मेहनत से कमाते हैं, अपनी सलाहियतों से कमाते हैं, तो उस पैसे को दुनिया बड़ी कद्र की निगाह से देती है। तो अब आपके सामने सभी रास्ते हैं, देखो अच्छा रास्ता तो हमने बताया, अब बुरे रास्ते भी मौजूद हैं, फिर भी किसी को जाना है तो मैं वही रास्ता चुनूंगा जिससे आप मना कर, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, मैं कहूँ कौन सा। लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि आपके वालिदैन को, हमारे पूरे समाज को, सोसाइटी को, माशरे को खुशी की बात की होती है कि कोई अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है। कितने लोग हैं, अभी मैंने वो एक लड़की के CA के इम्तिहान पास करने के बारे में पढ़ा, तो वो इसी महीने की खबर है या 2 महीने पहले की, कितने खराब हालात हैं, ये इंतहा गरीबी, अनबिलीवेबल उसके चैलेंजिंग हालात थे, और उसमें वो जो CA का इम्तिहान टॉप कर रहे थे। तो मेरा ये कहना है कि ये एक मिसाल नहीं है, ऐसी सैकड़ों मिसालें मैं दे सकता हूँ कि जिनके घर में लोग दाखिल नहीं हो पा रहे, प्रेस वाले जब इंटरव्यू लेने जा रहे हैं तो उनकी चौल की वो उनके घर में छुपकर भी दाखिल नहीं हो सकते, तो बाहर खड़े रहकर फोटो ले रहे हैं और इंटरव्यू ले रहे हैं। ये हाल है लोगों की तरक्की के, और हम कहाँ पड़े हैं, हम वहीं पे अपने हालात कोरोना रोके, अरे नहीं
छोड़ दिया। तो कितने लोग हैं जो 10वीं के 9वीं के बाद में पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। हमारी सबसे अहम कोशिश ये है ऐसे सारे प्रोजेक्ट चलाकर या ऐसे लोगों को बुलाकर सिखाने के जरिए हम ये चाहते हैं कि हमारे तलबा पढ़ाई के मुँह ना हो। देखो दुनिया में तरक्की उस वक्त मुमकिन है जब आप तालीम हासिल करेंगे, और तालीम से पैसा कमाना मकसद वाहिद मकसद नहीं होता है, बल्कि इंसान का जो मयार है, स्टैंडर्ड है, वो ऊंचा हो जाता है, बुलंद हो जाता है। मेरा ऐसा ख्याल है कि आप अपना तालीमी मयार बुलंद करेंगे, तालीम नहीं छोड़ेंगे। कितने बच्चे जो आज आगे करते हैं कि हम इंशाअल्लाह ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या आगे पढ़ते रहेंगे और पढ़ेंगे और फिर एक दिन इंशाअल्लाह अच्छी पोजिशन में मिलेंगे। अब ये ऐसे वाले जो उठा रहे उसमें, जिनको अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, है ना, वो जो मेरा चलो अच्छा है कि अल्लाह करेगा उनको भी बढ़ाए। हम किसी के बारे में ऐसा फाइनल जजमेंट नहीं करते कभी कि ये जो है बहुत नालायक है, ये पढ़ने वाला नहीं है, ये बिल्कुल बुद्धू है, ये कभी बढ़ेगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमको मिले हैं। एक स्टूडेंट अभी बड़ा अच्छा वकील है, बहुत अच्छा चेहरे का, सर भी जानते हैं उसको, और वो लीडर भी है अच्छा, और बहुत काबिल वकील है हाईकोर्ट का। उसको अक्सर मिलता है, बोले सर मैं ना बहुत शरारत भी करता था, थोड़ा मैं पढ़ाई में उतना अच्छा तो नहीं था, लेकिन आज वो कामयाब वकील है। कब आई थी मेच्योरिटी? उसको यही बातें सुन सुनकर एक दिन एहसास हुआ कि मैं जो है पढ़ाई में पढ़ूंगा, बच्चा पढ़ूंगा, मुश्किल में पढ़ूंगा। तो उसने अपने बहनों के लिए भी पढ़ाई का जरिया बन गया वो कामयाब वकील होने के बाद। तो ऐसे कितने लोग हैं इसी स्कूल से तालीम होने वाले जिन्होंने बहुत चैलेंजिंग हालात में पढ़ाई भी की और अपनी कमजोरियों पर काबू पाया और पढ़ के दिखाया। तो आप भी ऐसा कुछ सोचे कि ठीक है मैं कमजोर हूँ, मुझको कम आता है, मेरे हालात खराब है, मेरे वालिदैन बहुत गरीब हैं, मेरे हालात इतने खराब हैं कि वो वालिदैन भी चाहते होंगे कि मैं पढ़ाई छोड़ दूँ, ठीक है मैं पढ़ूंगा। कितने लोगों ने तो रोज पैसा कमाते हुए पढ़ाई अपनी जारी रखी है। ये हालात भी सर ने अभी बताया कि इसमें ऐसे भी हालात उनके लिए इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बन रहे हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है कि उम्मीद ना हारें, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। अगर आप पहले ही सब रास्ते मुश्किल देखते हुए अपनी मंजिलों की तरफ जाना छोड़ देंगे तो फिर सफर कौन करेगा? तो सफर करना बहुत जरूरी है, मंजिलों का सफर जारी रखें, इससे आपको कामयाबी जरूर मिलेगी और अच्छे मकाम पे हम मिलेंगे। कितने लोग फिर से कामयाब लौट कर आने का वादा करते हैं यहाँ पे अगले 10-12 साल बाद। ये इनको बताओ, इनके हाथ देखो, तो उसको मिलवाओ कि ये रिकॉर्ड में रहना चाहिए। हाँ इनके हाथ देखो खाया था और कहाँ मिल रहा है। मैं अल्लाह में अपनी बात खत्म करने के लिए हाथ उठाने में कुछ नहीं होता, हाथ उठाने से कुछ नहीं होता। मैं साफ बोल रहा हूँ, इसके लिए आपको बहुत संजीदगी लानी पड़ेगी, बहुत संजीदगी, बहुत ज्यादा जो मानना पड़ेगा, बहुत समझदारी करनी पड़ेगी और बहुत इमोशन के साथ काम पढ़ाई और मेहनत करनी पड़ेगी, तभी कामयाबी मिलेगी। गैर संजीदा लोगों को जो हाथ उठाकर कामयाबी मिलने वाली नहीं है। समझ में आ गया? मैं समझूंगा कि ये बहुत अच्छा सेशन था और जफर आलम सर इसको बाकायदा प्रोग्राम बिल्कुल अपने आखिरी मरहले में है। मैं रस्मी शुक्रिया के लिए आसिफ सर को आवाज़ देता हूँ, तशरीफ लाए और शुक्रिया करता हूँ। आज का ये जलसा और आज का ये सेमिनार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ताल्लुक से आपको मालूमात करना देंगे, उसके बाद रेसेस होगी और फिर दोबारा आप अपनी अपनी क्लासेस में बैठेंगे। रेसेस के बाद जवाब का सबब बनता है। हर एक चीज में एक अपडेट है, जिस तरह हम मोबाइल में एक अपडेट है,
तलबा को न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक अपडेट को सूरत में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू की गई छुट्टी रहेगी, इसलिए अभी आप लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट असातिज़ा आपकी क्लासेस में करेंगे। आपको आज सीटिंग अरेंजमेंट की वजह से थोड़ा जल्द दर जाने की इजाजत होगी। जिस क्लास को छोड़ा जाएगा बस वही क्लास दर जाएगी। बाकी डॉक्टर तबस्सुम शेख साहब प्रिंसिपल वुमेन्स कॉलेज और उनके हमरा डॉक्टर उमर फारूक साहब और डॉक्टर सल्तन, उनका बहुत ही ममनून मशहूर है कि आप लोगों ने वक्त और तकाज़े को देखते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ताल्लुक से हमारे तलबा को बहुत ही माफिल और डिटेल स्लाइड के जरिए अपनी मालूमात दी। ऐसे ही तलबा कर चले जाते हैं, आप वक्त के ऊपर आकर सीटिंग अरेंजमेंट का पेपर दे जाते हैं। और हमारा तलबा ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बहुत ही बगौर, बहुत ही अच्छे तरीके से साथ नज़्म के साथ आप लोगों ने इसको सुना। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह। जल्दी आपको उठने नहीं मिलेगी, जितना बात करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए पहले तो साबुन लगेगा। अभी यहाँ पर कुछ पेपर पे आपकी साइन भी लगेगी, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में उसको जमा करना है। इसलिए आप अभी कोई नहीं जाएगा, पहले साइन आपके ली जाएगी यहाँ पे जो टीचर्स हैं। उसके बाद में आपको जब जाने की इजाज़त दी जाए आप ऊपर जाके अपना बैग लेंगे और लाइन से वापस नीचे उतरेंगे। आपको भी कुछ देर में एक पेपर दिया जा रहा है जिसमें आपके नाम और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और उसके बाद में साइन है, कितने डिटेल आप तमाम बच्चों को भरना है और उसके बाद ही आपको जाना रहेगा। उससे पहले बास्केट पढ़ा जाएगा, तमाम बच्चे सावधान की हालत में खड़े हुए हैं। बंद करो ये लोग।